हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज एक धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये करेंट अफेयर से रिलेटेड तो है ही, ये एक इंटरनेशनल इशू है और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को प्रोसीड करने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल में कोई भी वीडियो अगर मिस करी है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या बोलेंगे? आपके मुंह से केवल एक ही चीज निकलेगी, रशिया वाले बहुत खतरनाक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में रशिया और यूक्रेन की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। और जो यूक्रेन की कैपिटल है वो है कीव और जो रशिया की कैपिटल है वो है मॉस्को। और रशिया और यूक्रेन क्या है? यूरोपियन कंट्री है। और इशू ये है कि जो रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में एक रीजन है, उसको कहते हैं डोनबास रीजन। मैं इसको मैप के थ्रू आपको बताए दे रही हूँ। ये आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रशिया है और ये यूक्रेन है और ये डोनबास रीजन है। ये पूरा डोनबास रीजन है। यहाँ पे मैं कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा और ये पूरा, ये डोनबास रीजन है। एक इसका पार्ट है लुहांस्क और इसका दूसरा पार्ट है ये दोनेत्स्क। ये दोनों पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट को, ये यूक्रेन के ही पार्ट थे, इनको रशिया ने क्या बोल दिया, इनको इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन दे दी। तो यहाँ से यहाँ पे इशू आज ही ये इशू नहीं है, ये कई दफे पहले से, कई इसकी हिस्ट्री है, तब से रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसी कंट्रोवर्सी चली आ रही है। तो उन सारी कंट्रोवर्सी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी आप इसके बारे में पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये अचानक से ऐसा इशू नहीं स्टार्ट हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री को जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1991 में जब यूएसएसआर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन, मतलब यूएसएसआर 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1945 से 1991 तक चला था। तो क्या हुआ था, यूएसएसआर जो है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक रशिया है और दूसरा है यूक्रेन। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। 1945 से 1991 तक जो भी वॉर था उसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये सब जब अलग अलग कंट्रीज हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इसके बाद ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन होता है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बुडापेस्ट में साइन किया गया था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया गया 1994 में। और इसको साइन करते हैं कौन कौन? यूएसए, यूके, रशिया, यूक्रेन। तो ये जो यूएसए और यूके हैं ये बिचौलिया थे, मतलब एक मेडिएशन का काम कर रहे थे। और रशिया और यूक्रेन के बीच ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम, ये चारों कंट्रीज इन्वॉल्व थी, लेकिन मेन काम था रशिया और यूक्रेन का। इसमें बुडापेस्ट मेमोरेंडम में ये हुआ था कि जो रशिया है, रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसकी मिलिट्री फोर्सेस वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इनके पास क्या था, ये न्यूक्लियर रिसोर्सेज इसके पास ज़्यादा थे। तो क्या हुआ था कि रशिया ने साइन क्या कराया था कि यूक्रेन जो है ना वो सारे के सारे जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे इनको दे देंगे, मतलब रशिया को दे देंगे। और फिर ये बुडापेस्ट कन्वेंशन में साइन हुआ था। और ये दोनों कंट्रीज क्या थी, ये मेडिएशन थी। तो जितनी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी कि ये था कि ये गिव्स अप द क्लेम, मतलब यूक्रेन गिव्स अप द क्लेम, पूरे के पूरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसको रशिया को दे दी थी। ये करवा दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1994 के बाद जब ये सारी चीजें हो गई बुडापेस्ट मेमोरेंडम में, तो 2014 मतलब 2014 में एक क्राइमिया रीजन जो कि यूक्रेन का ही हुआ करता था, तो वहां पे अटैक कर दिया। किसने? भाई ये रशिया ने अटैक कर दिया और क्राइमिया को क्या कर लिया, हड़प लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और ये इनका हो गया, 2014 की बात है।
और 2014 में ही एक मिन्स्क एग्रीमेंट होता है कि जो रशिया है ये बदतमीजी नहीं करेगा। जो भी बदतमीजी चल रही थी ना, ये सारे रीजंस को हड़प ले रहा था, ये सारी चीजें थी। तो ये था कि रशिया जो है ना अब बदतमीजी नहीं करेगा। और ये सारी चीजें देख कर ना, ये जो क्राइमिया को हड़प लिया था ना काफी, तो ये सारी चीजें देख कर ना, ये जो हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन बहुत ही ज्यादा डर सा गया था, सहम सा गया था। तो उसके बाद साइन होता है, और ये पूरे के पूरे मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद 2014 में क्या हुआ, उसी मिन्स्क एग्रीमेंट साइन होने के बाद क्या हुआ, मिन्स्क प्रोटोकॉल साइन होने के बाद ये जो डोनबास रीजन है, डोनबास रीजन मैंने बताया आपको 2014 में ही, यहाँ पे अभी कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन 2014 में ही यहाँ पे अटैक होने लगे थे। जो आज इशू चल रहा है ना, ये डोनबास रीजन को डोनेट्स्क और लुगांस्क में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो 2014 में ही यहाँ पे अटैक होने लगे थे। मतलब एक तरफ एग्रीमेंट हुआ कि चलो हम बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि हाँ फिर से ये वही बदतमीजी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2015 में दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, उसमें भी यही सारी चीजें बोलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन को लगने लग गया था भैया, वो कहता कुछ और है। मतलब यूक्रेन को लगने लग गया था कि हाँ कहता कुछ और है रशिया, लेकिन करता कुछ और है। तो क्या हुआ था, और मेन इसका रीजन क्या है, मतलब मेन इन सब चीजें होने का रीजन क्या है, रशिया की कोई दुश्मनी यूक्रेन से नहीं है, दुश्मनी है इन लोगों, मतलब रशिया की दुश्मनी जो है, एनिमिटी है, वो केवल नाटो। मतलब नाटो क्या है, ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 30 कंट्रीज हैं, 30 कंट्रीज हैं। इसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज हैं। ये 30 कंट्रीज का ग्रुप है नाटो। यूक्रेन यहाँ पे अप्लाई करने लग गया, इन लोगों को अप्लाई करने, नाटो में शामिल होने के लिए बोला कि मैं शामिल होऊंगा, उसके लिए अप्लाई कर रहा था कि मुझे भी शामिल कर लो। मतलब ये जो आज जो इशू चल रहा है कि हाँ ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये लोग हमला भले कर रहे हैं रशिया वाले, लेकिन ये धमकी किसको दे रहे हैं, नाटो को ही दे रहे हैं। क्योंकि जो नाटो है ना, वो 30 कंट्रीज का ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें जो मिलिट्री पावर्स हैं और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। तो ये हुआ और ये इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया क्या चाहता है कि नहीं यूक्रेन शामिल ना हो। अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये जो नाटो है ना, ये काफी इसके पास आ जाएगा, मतलब ये इसके बैकयार्ड पे आ जाएगा। और इससे क्या होगा, ये डर से रहे हैं रशिया वाले, तो ये चाहते हैं कि नहीं यूक्रेन शामिल ना हो, इसीलिए ये पूरा दबदबा बना रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं नाटो के लिए कि हाँ तुम्हें इसको शामिल नहीं करना, या फिर तुम शामिल मत हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो 2015 में फिर से वही मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, 2014 में भी हुआ था, लेकिन 2015 में फिर से मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, रशिया यूक्रेन के बीच होता है। तो क्या हुआ कि जब मिन्स्क एग्रीमेंट होता है कि तुम इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच कि नहीं मैं बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन क्या हुआ था, तब तक क्या हुआ था कि यूक्रेन ना अप्लाई कर रहा था नाटो के लिए कि मुझे भी शामिल कर लो अपनी गैंग में भैया, यूएस भैया, इनको खत वत लिखते हैं कि भैया यूएस भैया मुझे भी शामिल कर लो इस नाटो वाले ग्रुप में, मैं भी आना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये रशिया से त्रस्त हो चुका हूँ, ऐसे ही बातें बोल रहा था। लेकिन तब तक इन्होंने नाटो ने नहीं सुना इनका, अभी भी इनको कंसिडर नहीं किया, अपना पार्ट नहीं बनाया, और आज भी ये पार्ट नहीं है। तो अब देख सकते हैं आप कि 2014 में इन्होंने क्राइमिया को भी छीन लिया। 2014 में जो क्राइमिया रीजन था जो यूक्रेन का, उसको भी छीन लिया। 2015 में डोनबास में जो अटैक हुआ था, डोनबास में अटैक हुआ था ना, वो भी दिखा दिया अब 2021-22 में कि हाँ इसको अब इंडिपेंडेंट साबित कर दिया इन्होंने। तो 2021-22 में क्या हुआ कि नाटो स्टार्टेड कंसीडरिंग द एप्लीकेशन ऑफ यूक्रेन। जब अप्लाई कर रहा था बार बार कि हाँ मुझे भी अपने उस ग्रुप में, अपने उस गैंग में शामिल कर लो, तो इन्हें बहुत मतलब एक इनसिक्योरिटी फील हुई, रशिया को इनसिक्योरिटी फील हुई जब 2021-22 में जब वो कंसीडर करने ही वाले थे, तो इन्हें इनसिक्योरिटी फील हुई। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अटैक कर दिया। तो अब सब कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर तो है नहीं। सबसे पहले ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर कब बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर तब बोलते हैं, मतलब जब पहली बार जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब भी इसको वर्ल्ड वॉर नहीं बोल रहे थे, तब भी इसको वर्ल्ड वॉर नहीं बोल रहे थे, इसको ग्रेट वॉर बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को। और वर्ल्ड वॉर 2 को वर्ल्ड वॉर बोलने लग गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर तब बोलेंगे, पहले क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, यूरोपियन कंट्रीज की सारी हर जगह इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। तो इनका आज के टाइम में वर्ल्ड वॉर बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि इनका जो ये और सारी जो कंट्रीज है ना वो पहले शामिल थी, पहले वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ करती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी हर जगह। लेकिन अब क्या है, अब सारी की सारी कंट्रीज जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इनका कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो जो सारी कंट्रीज है वो डिफरेंट फूटिंग पे है, मतलब किसी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस वॉर से। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये फुल फ्लेजेड वॉर है, ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। तो इसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देना गलत होगा। सब बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन कोई नहीं बन रही है। और हाँ, जहां तक रही इनके यूक्रेन, जहां तक रही ये नाटो वर्सेस रशिया की बात, तो अभी इन लोगों ने लड़ाई करी, कुछ ने किसी की हेलीकॉप्टर्स वगैरह डिस्ट्रॉय करी, कुछ ने किसी की आर्मीज वगैरह डिस्ट्रॉय करी, मतलब ये रशिया और यूक्रेन में एक दूसरे का सबका नुकसान हो रहा है। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई है आज के वॉर के बाद से, आज के हमले के बाद से क्या सिचुएशन हो गई है कि क्या नाटो जो है वो अगर वो क्या फिर लड़ाई करेगा, मतलब वो इनके ऊपर हमला करेगा। लेकिन क्या आर्टिकल 4 जो नाटो का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री, इसमें जो 30 कंट्रीज हैं, पहले मैं नाटो के बारे में बता दूं कि नाटो 1949 में स्टैब्लिश हुआ था और इसमें 30 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स जो है ना ये ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में है। और इनके जो हेड है ना ये जेंस हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो क्या है कि यहाँ पे ये कंसिडर करना कि क्या नाटो वर्सेस रशिया अब होगा, नाटो वर्सेस रशिया होगा, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। इसलिए क्योंकि अगर होता भी है तो सबसे पहले इनके पास भी 6K+, मतलब 6000 प्लस न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास भी 6, मतलब सारी कंट्रीज का मिला के इनके पास भी 6K+ ही हैं। तो अगर हमला होता है तो मतलब पूरी की पूरी दुनिया तो तबाह हो ही जानी है। लेकिन नाटो इसलिए नहीं वॉर करेगा क्योंकि अगर नाटो, सबसे पहले तो यूक्रेन इसका पार्ट अभी है नहीं है, और अगर यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है तो वो यूक्रेन के साइड से क्यों लड़ेगा, मतलब रीजन नहीं है ना अभी लड़ने का। क्योंकि नाटो में ये जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला होता है तो ये समझा जाएगा कि सारी की सारी कंट्रीज पे हमला हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है। सो ये सिचुएशन अभी जो बन रही है ये अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये सिचुएशन बन रही है। मे भी कंसिडर कर सकता है कि हाँ यूक्रेन ये मोरालिटी के बेसिस पे भले अटैक कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ जो कि नाटो यूक्रेन की तरफ से जाए रशिया पे युद्ध करने, रशिया पे अटैक करे। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें जाननी बहुत ही जरूरी थी, और इसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देना बहुत ही गलत होगा क्योंकि ये फुल फ्लेजेड वॉर तो दिख नहीं रहा है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच।